Hello students, today we will start forfeiture of shares when issued at premium. ओके तो उसके पहले आपने कर चुका है when issued at par, तो उसमें लॉजिक क्लियर है सबका. ओके तो नाउ जो प्रीमियम में जब शेयर्स इशू होते हैं और उसे फॉरफिट किया जाता है तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको बहुत ध्यान से समझने हैं. ओके इजी हैं लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में ज़्यादा ध्यान देना है. क्लियर. इसकी आज थ्योरी करेंगे हम. When shares issued at premium are forfeited, then following two possibilities exist. Okay, दो possibilities होती हैं. Securities premium received and second is securities premium not received. Okay, तो जो भी शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है उसके दो कंडीशंस हैं. अगर प्रीमियम में है तो या तो उसके प्रीमियम रिसीव हो चुका है या फिर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है. तो ये दो अलग कंडीशंस हैं. तो ये डिपेंड करता है कि कौन से शेयर्स फॉरफिट हुए हैं. ओके तो उसके हिसाब से ये कंडीशंस फॉलो करने हैं. तो फर्स्ट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड. अगर सिक्योरिटीज का प्रीमियम शेयर्स का प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो क्या होगा. व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड ऑन एनी इंस्टॉलमेंट एंड क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट then it will not be reversed and only utilized for specific purpose as defined in section 52(2) of Companies Act. ओके अगर कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो चुका है किसी इंस्टॉलमेंट में और उसको हमने क्रेडिट कर चुके हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम का तो इट विल नॉट बी रिवर्स्ड. इस चीज को ध्यान रखो. इट विल नॉट बी रिवर्स्ड एंड ओनली यूटिलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस. ये कौन से पर्पस हैं ये पहले चैप्टर में पढ़े हो तो ये भी मैंने अभी नोट्स में जस्ट फॉर रिवीजन लास्ट में ऐड कर दिया हूँ. ओके तो ये आपको फॉर थ्योरीज एंड ऑब्जेक्टिव से आपको पता होना चाहिए. ओके तो जब भी क्रेडिट हो चुका होता है रिसीव हो चुका है हम ड्यू एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं. ड्यू एंट्री को रिसीव एंट्री नहीं कहते हैं. ओके आप जब शेयर्स की एंट्री करते हो दो एंट्री करते हो. एक तो ड्यू एंट्री करते हो और एक बैंक की एंट्री करते हो. ओके तो बैंक की एंट्री में अगर रिसीव हो चुका है कोई भी इंस्टॉलमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट क्या क्या है. एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल ये इंस्टॉलमेंट्स होते हैं. ओके तो इसमें से किसी का भी जो प्रीमियम रिसीव हो चुका है और उसे फॉरफिट किया जा रहा है तो उसे वापस से रिवर्स नहीं किया जाएगा. विल नॉट बी रिवर्स्ड and only utilized for specific purpose as defined in section 52(2) of Companies Act. तो सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है कि किस पर्पस के लिए इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया जाएगा. ओके एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड देयरफॉर इट इज नॉट डेबिटेड ऑन फॉरफिचर ऑफ शेयर्स. अब वो कैंसिल नहीं कर सकते इसलिए फॉरफिचर की एंट्री करेंगे उसमें वापस उसे डेबिट नहीं करना है. ओके तो ये मैंने बोर्ड पे लिखा है ये आप ध्यान से रखोगे. ओके एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड. यहाँ पे देखो कैन नॉट बी कैंसल्ड देयरफॉर इट इज नॉट डेबिटेड ऑन फॉरफिचर ऑफ शेयर्स. ओके तो समझ में आया. तो अब जर्नल एंट्री करोगे तो आपको ये ध्यान देना है. ओके तो ये पॉइंट मैंने जो आपको ध्यान देना है वो मैंने यहाँ पे सर्कल किया. ओके तो इसको ध्यान दोगे. क्लियर. तो इस थ्योरी से आपको प्रॉपर नोट्स बना के रखो ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो. क्योंकि जिस क्लास 12th में n नंबर ऑफ रूल्स हैं ये रूल्स तभी आपको अच्छे से याद होंगे जब प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर करोगे हर चीज़ के. ओके इन प्रॉपर हैंड राइटिंग इन फ्रेश पेज ये आपको नोट्स ऐसे प्रिपेयर करके रखने हैं. ओके जब नोट्स को आप 2-3 बार देखो न्यूमेरिकल बनाते समय उसके बाद ये आपको माइंड पे हमेशा के लिए याद हो जाएगा. क्लियर. नाउ सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड. इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड टू कैंसल द सिक्योरिटीज अमाउंट विच वॉज ऑलरेडी क्रेडिटेड इन ड्यू एंट्रीज. ओके अब इसमें क्या करेंगे जब सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे फॉरफिचर वाले एंट्री पे. क्यों डेबिट करेंगे. इज डेबिटेड टू कैंसल द सिक्योरिटीज अमाउंट विच वॉज ऑलरेडी क्रेडिटेड इन ड्यू एंट्रीज.
ओके, सिंस अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज नॉट रिसीव्ड, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52(2) विल नॉट बी वॉलेटेड। अब यहाँ पे जो सेक्शन 52 लिखा हुआ था ये वॉलेट नहीं होगा क्योंकि वो रिसीव नहीं हुआ था। ओके, देखो जब भी ड्यू एंट्रीज होती है तो क्या एंट्री करते हैं, जब प्रीमियम होता है तो जब भी प्रीमियम का करते हैं हम एंट्री तो क्या करते हैं, सपोज अलॉटमेंट का है, ओके, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, ये होती थी ड्यू एंट्रीज। तो हम इस ड्यू एंट्री की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस ड्यू एंट्री में क्रेडिट कर दिया गया है, लेकिन जब बैंक वाली एंट्री कर रहे हैं हम इसके बाद, तो उसमें क्या मालूम चल रहा है कि ये पैसे नहीं मिले हुए हैं, नहीं मिला हुआ है। तो क्या करेंगे हम, जो पैसे नहीं मिलते उसको हटा के ही एंट्री किया जाता है बैंक में। ओके, तो जो पैसे नहीं मिले हैं उसी को फोरफीचर में वापस से डेबिट कर रहे हैं। ये जो क्रेडिट हो गया है शेयर प्रीमियम यहाँ पे, इसी को डेबिट किया जा रहा है फोरफीचर के एंट्री पे। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि फोरफीचर में क्या होता है, फोरफीचर पे एंट्रीज को अपोजिट कर दिया जाता है। जब कैंसिल करना है तो सारी चीज़ों क्या कर दिया जाता है, अपोजिट कर दिया जाता है। जो शेयर कैपिटल क्रेडिट है ये डेबिट हो जाएगा। ओके, फिर शेयर प्रीमियम क्रेडिट है ये भी डेबिट हो जाएगा, तभी कैंसिल होगा ये। ओके, तो अभी जनरल एंट्री जब ऐसे करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो जस्ट अभी आप थ्योरी पे ये ध्यान दो। ओके, तो समझ में आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड में, तो नॉट रिसीव्ड जब होगा तभी फोरफीचर में आएगा, रिसीव है तो फोरफीचर में नहीं आएगा। सिंपल ये ध्यान दो। ओके, समझ में आ गया। Now amount not received as securities premium is to be determined in following ways। अब जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड है यही फोरफीचर में आने हैं। ओके, तो इसके लिए कुछ अलग अलग स्टेप्स हैं। नो ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन वाला नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमने ड्यू में रखा था उसी को जस्ट रिवर्स कर देना है। ओके, इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल इज नॉट रिसीव्ड then this amount is debited in forfeiture entries। ओके, जब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, जितना प्रीमियम आपने ड्यू एंट्रीज में डाला था उसी को रिवर्स कर देना है। ओके, अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, प्रोराटा होता है, तब थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा इज मेड, अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी इज फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर कैपिटल देन ऑन प्रीमियम। ओके, तो ये जब मैंने आपको प्रोराटा एनालिसिस टेबल बताया था तब आपको बताया था कि जब भी प्रीमियम वाला रहेगा तो जो भी एक्सेस मनी है उसको यूटिलाइज करने के स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट तो शेयर कैपिटल में यूज होगा। ओके, देन उसके बाद जो बचेगा वही प्रीमियम पे जाएगा, ये नहीं कि दोनों को एक साथ यूज कर दिए। ओके, तो अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप इसको ध्यान दोगे। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान दो, इज फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर कैपिटल देन ऑन प्रीमियम, एक्सेस अमाउंट इफ नॉट एडिक्वेट टू मीट प्रीमियम ड्यू अमाउंट देन ओनली सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स। ओके, अब देखो एक्सेस अमाउंट को यूटिलाइज किया गया, सपोज फॉर अलॉटमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। ओके, अलॉटमेंट विद प्रीमियम है, तो एक्सेस अमाउंट में हम क्या करते थे, अलॉटमेंट के लिए यूज किए, सपोज फुल अमाउंट अलॉटमेंट के लिए यूज हो गया एक्सेस अमाउंट। ओके, अब उसके बाद भी जो एक्सेस अमाउंट है बच गया, अब वो प्रीमियम के लिए यूज करेंगे। अब प्रीमियम अगर पूरा यूज हो गया तो यानी क्या हो जाता है, प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया, तो इसके लिए फोरफीचर वापस से डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी क्या रूल बताया मैंने आपको कि अगर प्रीमियम रिसीव हो जाएगा तो उसकी एंट्री नहीं होगी फोरफीचर में। तो अगर एक्सेस अमाउंट से प्रीमियम का अमाउंट मिल जा रहा है तो हम उसे फोरफीचर के एंट्री में नहीं करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे। लेकिन अगर पार्टली मिल रहा है, सपोज एक्सेस मनी 400 है, ओके, दिस इज द एक्सेस मनी, एक्सेस मनी 400 है, इसको पहले शेयर अलॉटमेंट में यूज किए, सपोज 200 पूरा यूज हो गया अलॉटमेंट में,
फिर कितना बचा 200, तो बचा हुआ जो 200 है वो प्रीमियम के लिए यूज होगा, वो प्रीमियम के लिए यूज होगा। तो सपोज प्रीमियम जो एक्चुअल निकल के आया वो 200 है और 200 यूज हो गया, तो हम फोरफीचर में एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअल प्रीमियम अगर 300 है और 200 यूज हुआ, तो हम कितने की एंट्री करेंगे, 100 की एंट्री करेंगे। किसमें, फोरफीचर में। अब समझ में आ रहा है, जो पैसे मिल गए उसकी एंट्री नहीं करेंगे, जो पैसे नहीं मिले उसी की एंट्री करेंगे। तो ये लॉजिक को समझ के रखो, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल जब करेंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वहाँ। ओके, तो जस्ट अभी थ्योरी में आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, तो समझ में आया क्या हो रहा है। तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में ये ध्यान देना है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्सेस अमाउंट मिलता है और इस एक्सेस अमाउंट की वजह से अमाउंट यूटिलाइज किया जाता है। अब इसको न्यूमेरिकली कैसे बताएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड, ये कैसे निकालेंगे कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ। जस्ट मैंने जो एग्जांपल दिया था उसी को फॉर्मूला के रूप में बता रहा हूँ। एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, तो जितना बचा वो क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड के लिए हो गया। जस्ट मैंने आपको जो भी एग्जांपल बताया 400 200 वाला। ओके, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी लेस अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, तो जो बचेगा क्या होगा, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए यूज होगा। तो ये हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड कैसे निकलेगा, टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 300 वाला, तो टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स प्रीमियम। ओके, तो इससे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव निकल जाएगा। तो ये जो नॉट रिसीव निकलेगा यही आपके फोरफीचर में आएगा, ये फोरफीचर की जब एंट्री करोगे आप। ओके, तो समझ में आ गया। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान दोगे। तो ये मैं आपको प्रॉपर समझने के लिए आपको प्रोराटा एनालिसिस टेबल बना के बताऊंगा कि कैसे ये एप्लीकेशन यूज़ होता है। ओके, कैसे फॉर्मूला काम कर रहा है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा के आप कर सकते हो। क्लियर हो गया। Now journal entries for forfeiture of shares when issued at premium. When call in arrears account is not maintained, अगर क्वेश्चन है बोला कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना है, ओके, तो क्या करते हैं। अब इसमें दो कंडीशन है। इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड हो गया। अब ध्यान दो, हम फोरफीचर की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ फोरफीचर की एंट्री बता रहा हूं मैं आपको, ये ड्यू एंट्रीज या रिसीव एंट्रीज नहीं है, ये फोरफीचर की एंट्रीज हैं। तो इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड, अगर रिसीव्ड हो चुका है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स नहीं किया जाता है उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रखा जाता है। ओके, तो क्या होगा, सिंपल फोरफीचर की एंट्री, जो अमाउंट नहीं मिला है, शेयर्स अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल फॉर एग्जांपल है ये, तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिले और फोरफीचर जो मिल गए हैं वो, तो यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन का अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहीं मेंशन नहीं होगा, कब, जब रिसीव्ड है। इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड है तो देखो कहीं पे फोरफीचर में कहीं कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, अगर रिसीव नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, हम इसे फोरफीचर में डेबिट करेंगे। देखो दोनों ट्रांजैक्शन में यही फर्क है, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आया है और यहाँ पे आ गया है। क्लियर। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, समझ में आ गया। तो इज नॉट रिसीव्ड जब है तब फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है। और क्यों डेबिट होगा ये मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि ड्यू एंट्रीज में हम क्रेडिट कर चुके रहते हैं, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम इसे वापस से डेबिट करते हैं, क्योंकि बैंक में तो मिला ही नहीं, तभी नॉट रिसीव्ड है, बैंक के एंट्री में शो नहीं हो पाएगा, इसीलिए नॉट रिसीव्ड है। और इज रिसीव्ड बोल रहे हैं कि बैंक में रिसीव हो चुका है वो, तो जब रिसीव हो गया तो शेयर प्रीमियम का रूल है कि शेयर प्रीमियम में जो भी अमाउंट रिसीव हो जाता है उसको एक स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। ओके, उसे वापस नहीं किया जाएगा, उसको यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स हैं, ये हम लास्ट में करेंगे। ओके, ये क्या रूल्स हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट अगर रिसीव हो जाता है तो। ओके, समझ में आ गया ये। अब ये तो था व्हेन कॉल इन एरियर्स अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। अब
व्हेन कॉल इन एरियर्स अकाउंट इज मेंटेन्ड, तो फर्स्ट इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड, तो ये आपको पता है जब कॉल इन एरियर्स मेंटेन किया जाएगा तो क्या करेंगे, ये जो दोनों हैं इनकी जगह बस कॉल इन एरियर्स यूज कर देंगे, दोनों में जो कॉल्स इन एरियर्स है उससे यूज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। ओके, सिर्फ शेयर अलॉटमेंट या जिसकी भी अमाउंट नहीं मिला है उसके लिए कॉल्स इन एरियर्स यूज हो जाएगा। ओके, तो पहले भी हम क्वेश्चन किए हैं, तो बस वही लॉजिक लगाना है आपको। तो ये इज रिसीव्ड का है, रिसीव है तो कहीं भी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा। ओके, और इज मेंटेन्ड है तो कॉल इन एरियर्स आएगा। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, ये छोटे छोटे से चीज़ों के लिए मिस्टेक नहीं करना है आपको एग्जाम में। ओके, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, हम क्वेश्चन ठीक से पढ़े नहीं और जल्दबाजी में वो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन को हड़बड़ी में सॉल्व करके आ जाते हैं और इन चीज़ों को मिस करते हैं। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ध्यान देना है क्या क्वेश्चन में ये सब बोला है कि नहीं बोला है। ओके, नाउ इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, तो सब चीज़ वही होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और अलॉटमेंट और शेयर कॉल की जगह कॉल्स इन एरियर्स आ जाएगा। जिसका भी अमाउंट नहीं है, जरूरी नहीं कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों रहे, एक भी हो सकता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है और सेकंड कॉल भी सिर्फ हो सकता है, या तीनों हो सकते हैं। ओके, तो जो भी रहेंगे उसे कॉल्स इन एरियर्स को टोटल करके हम लिख देंगे। ओके, तो जो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी तो आपने समझ लिया प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का। ओके, तो ये भी नॉट रिसीव्ड है, सॉरी यहाँ पे इज नॉट रिसीव्ड है। ओके, ये नॉट रिसीव्ड की एंट्री है। आगे समझ में। नाउ सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जो सेक्शन 52 है ये क्या स्टेट करता है, ये क्या बताता है, ये हम जानेंगे। तो सेक्शन 52(1) states that the amount of the premium received on shares is to be credited to securities premium account. ओके, तो पहला तो रूल ये है कि जो भी कंपनी जो है शेयर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव करती है उसको अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही शो करना है, ये नहीं कि उनको डायरेक्टली शेयर में डाल दिए। ओके, तो इज टू बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को अलग से अब जर्नल एंट्री में शो करते हो। क्यों? क्योंकि ये रूल है, सेक्शन 52(1) में ये रूल दिया गया है। ओके, स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स इज टू बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, क्लियर, समझ में आया? नाउ सेक्शन 52(2) प्रिस्क्राइब्स दैट द प्रीमियम अमाउंट शुड बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस ओनली। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इतना प्रीमियम पढ़ रहे हो तो शेयर प्रीमियम कैसे यूज़ होता है, कहाँ एंट्री होती है, ये सब आपको जानना है। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट जब भी रिसीव हो जाता है तो उसे फॉरफिट नहीं किया जाता है, फॉरफीचर में नहीं किया जाता है। और इस अमाउंट को कंपनी जो है किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकती है ये यहाँ पे लिस्ट दिया है, शुड बी यूज फॉर फॉलोइंग पर्पजेज ओनली। तो कंपनी जब भी शेयर प्रीमियम को यूज़ करेगी तो किस चीज़ों के लिए यूज़ कर रही है ये स्पेसिफिकली मेंशन है सेक्शन 52(2) में। ओके, इसके अलावा कहीं कंपनी यूज़ नहीं कर सकती इस पैसों को। कौन से पैसे? जो सिक्योरिटीज प्रीमियम से कंपनी को मिले हैं। तो क्या क्या है? फर्स्ट, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। ओके, तो जब भी कोई भी बोनस शेयर्स इशू किया जाएगा तो उस समय यूज किया जा सकता है प्रीमियम अमाउंट को, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। ठीक है, देन परचेज ऑफ ओन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। कंपनी अगर अपने ही शेयर्स को वापस से परचेज करती है तो जो शेयर प्रीमियम में जितना भी बैलेंस है वो अमाउंट कंपनी यूज कर सकती है। ओके, थर्ड, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो कंपनी फॉर्म होने से पहले जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी जो है शेयर प्रीमियम अमाउंट को यूज कर सकती है। देन राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन पेड और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, जब भी कंपनी से डिस्काउंट में शेयर इशू करती है तो डिस्काउंट में कब शेयर इशू करती है आपको पता है, तो तब जो है कंपनी इन चीज़ों को, जो शेयर प्रीमियम का जो अमाउंट है वो यूज़ कर सकती है। ओके, तो डिस्काउंट कब इशू करते हैं? जब फॉरफीचर शेयर्स को री इशू किया जाता है तब कंपनी जो है डिस्काउंट में इशू कर सकती है। अदरवाइज कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट करती है कि शेयर को डिस्काउंट में यूज़ नहीं करना है, सिर्फ
जो फोरफीचर शेयर्स है उसी को ही डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है. ओके. नाउ फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. अब डिबेंचर्स के रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन, इसके लिए जो प्रीमियम पेबल होगा वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ओके. तो रिडेम्पशन आप आगे पढ़ोगे. रिडेम्पशन मतलब डिबेंचर्स को वापस से परचेज कर लेना या फिर वापस उनका पैसा पूरा पे कर देना. ओके. दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. नाउ लास्ट में एक नोट, ये आपने पहले भी जाना हुआ है, जस्ट अब फॉर रिविजन बता रहा हूँ. रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ पे शो होता है? जो भी आप नोट टू अकाउंट्स बनाते हो उसमें वो कैपिटल रिसिप्ट है, और कैपिटल रिसिप्ट होने की वजह से वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो होता है इन द बैलेंस शीट. ओके. रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम हेडिंग करके शो होगा इन नोट टू अकाउंट्स. खैर ये आपने पहले भी किया हुआ है, जस्ट मैं आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूँ क्योंकि शेयर प्रीमियम के सारे टॉपिक कर रहे हैं तो ये एज ए नोट्स आपको सब आपके सामने रहेगा. ये क्लियर? तो इस चीज़ को आप ध्यान दोगे.